चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। 90s के दशक का ये गाना याद है? मुझे तो अच्छे से याद है। हमारे मोहल्ले की हर शादी में मतलब डीजे वाला तब तक पैकअप नहीं करता था जब तक ये गाना 2-3 बार बजना चाहे। इट वॉज एन एंथम। बिल्कुल, हर जगह बजता था ये। और ये गाना था 1996 की फिल्म छोटे सरकार का, जिसमें थे गोविंदा और शिल्पा शेट्टी। आज हम इसी फिल्म की दुनिया में गहरी पड़ताल कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक गाने की जिसकी एक लाइन पर इतना बड़ा बवाल मचा कि मामला 23 साल तक अदालत में चलता रहा। 23 साल, सोचिए। ये फिल्म अपनी कहानी से, अपनी कॉमेडी से ज्यादा इसी एक कानूनी विवाद की वजह से इतिहास में दर्ज हो गई। और आज की हमारी ये पड़ताल इसी अजीब सी विडंबना पर है। हम सिर्फ विवाद की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि उस विवाद के पीछे छुपी हुई फिल्म असल में कैसी थी और क्यों एक अच्छी खासी फिल्म गुमनामी में खो गई। तो चलिए जड़ से ही शुरू करते हैं। गाने के बोल तो बड़े सिंपल थे। हीरो हीरोइन से एक चुम्बन के लिए इतना बेताब है कि मजाक में कहता है इसके बदले चाहे तो पूरा यूपी और बिहार ले लो। 90s के दशक के हिसाब से एक बहुत ही चुलबुला मतलब टिपिकल गोविंदा स्टाइल का गाना। हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लाइनें इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगी। बिल्कुल नहीं सोचा होगा, खासकर फिल्म की टीम ने। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुसीबत तुरंत नहीं आई। अच्छा। फिल्म रिलीज हुई 1996 में और केस फाइल हुआ 4 साल बाद, सन 2000 में। 4 साल बाद? ये तो और भी अजीब है। हाँ, झारखंड के एक वकील ने ये केस दायर किया जो उस समय बिहार का ही हिस्सा था। उनका आरोप था कि ये गाना उत्तर प्रदेश और बिहार की गरिमा और प्रतिष्ठा का अपमान करता है। मतलब 4 साल तक गाना हर जगह बजता रहा, हिट रहा, और फिर अचानक किसी को लगा कि इससे राज्यों का अपमान हो रहा है। बिल्कुल। और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। ये 23 साल तक चला। 2019 में जाकर ये खत्म हुआ। इसमें गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, संगीतकार आनंद मिलिंद, गायक उदित नारायण, अलका याग्निक और निर्देशक विमल कुमार सबके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी हो गया था। और गैर जमानती वारंट का मतलब है कि पुलिस आपको बिला जमानत दिए गिरफ्तार कर सकती है। सोचिए, एक गाने की लाइन के लिए देश के इतने बड़े सितारों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ये मामला मजाक से शुरू होकर बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। यहीं पर बचाव पक्ष ने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया। वही सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा है। अगर गाना इतना ही आपत्तिजनक था तो सेंसर बोर्ड ने इसे पास ही क्यों किया? एग्जैक्टली। सेंसर बोर्ड का तो काम ही यही है। और ये इस केस का सबसे बड़ा कानूनी और कह सकते हैं दार्शनिक पहलू था। बचाव पक्ष का तर्क था कि सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक विशेषज्ञ संस्था है। सही बात है। जब उन्होंने गाने को हरी झंडी दे दी तो फिर एक आम इंसान या वकील कैसे तय कर सकता है कि ये अपमानजनक है? ये सवाल सीधा सीधा कलात्मक स्वतंत्रता मतलब आर्टिस्टिक फ्रीडम और सेंसरशिप की सीमाओं पर चोट करता है। कि क्या किसी गाने या कविता को उसके शाब्दिक अर्थ में पकड़ा जाना चाहिए? हाँ, या उसके पीछे के भाव और संदर्भ को समझना चाहिए। पूरा केस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। इस विवाद ने तो फिल्म को एक अलग ही पहचान दे दी, लेकिन विडंबना यह है कि गाने के पीछे जो फिल्म थी उसकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। सच कहूं तो छोटे सरकार 90s के दशक की सबसे अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर कॉमेडी में से एक है। बिल्कुल। बॉक्स ऑफिस पर तो ये बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन जब ये टीवी पर आई तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। और इसकी कहानी काफी अनोखी थी, हालांकि वो भी ओरिजिनल नहीं थी। इसका प्लॉट 1973 की एक फिल्म अनोनी से प्रेरित था, जिसमें संजीव कुमार और लीना चंद्रावारकर थे। अच्छा। लेकिन यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो है किरदारों की अदला बदली। अनोनी में संजीव कुमार का किरदार था एक अमीर आदमी जो अपनी याददाश्त खो देता है और उसे कोई और बनकर रहना पड़ता है। छोटे सरकार में यह किरदार शिल्पा शेट्टी ने निभाया। रुकिए, मतलब शिल्पा शेट्टी ने संजीव कुमार वाला रोल किया? ये तो 90 के दशक के हिसाब से बहुत बड़ी और प्रोग्रेसिव बात है ना? उस दौर में तो हीरोइनों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था, और यहाँ पूरी कहानी का सस्पेंस हीरोइन के किरदार पर टिका था। हाँ, ये एक बहुत साहसी कास्टिंग चॉइस थी। हो सकता है मेकर्स का इरादा कोई नारीवादी स्टेटमेंट देने का ना हो, लेकिन इसने फिल्म को एक अलग एंगल जरूर दिया। और जो किरदार अनोनी में लीना चंद्रावरकर का था, जो उस अमीर इंसान की मदद करती हैं, वो किरदार यहाँ गोविंदा ने निभाया। तो पूरी डायनामिक ही पलट गई थी। बिल्कुल। और ये पहचान की अदला बदली वाला फॉर्मूला उस दौर में काफी हिट था। बिल्कुल। मुझे याद है 1997 में एक और फिल्म आई थी, कौन सच्चा कौन झूठा, जिसमें ऋषि कपूर और श्रीदेवी थे। हाँ। उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां एक किरदार पर किसी और की पहचान थोप दी जाती है। सही है। तो ये साफ है कि मेकर्स एक हिट फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किरदारों की अदला बदली करके एक नया तड़का लगा दिया था। और फिल्म की कास्टिंग भी जबरदस्त थी। गोविंदा और शिल्पा शेट्टी तो थे ही, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में दिव्या दत्ता, अरुणा ईरानी, सदाशिव अमरापुरकर और सबसे बढ़कर कादर खान थे। कादर खान और गोविंदा की जोड़ी तो मतलब कॉमेडी की गारंटी थी। बिल्कुल।
मुझे लगता है उनके बिना ये फिल्म आधी भी मजेदार नहीं होती। वो जो कोर्ट रूम वाले सीन हैं जहां गोविंदा एक अनाड़ी वकील बने हैं, वो तो कमाल के हैं। कमाल के हैं। सही बात है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस जबरदस्त कॉमेडी की नींव एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी पर रखी गई थी। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो शायद ही किसी को पता हो। इस फिल्म की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने लिखी थी। क्या बात कर रहे हैं? सरोज खान डांस की मल्लिका ने एक सस्पेंस थ्रिलर लिखी? हाँ, ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब डांस सिखाते सिखाते वो इतनी गंभीर कहानी भी लिख रही थी। ये तो उनके टैलेंट का एक बिल्कुल अनदेखा पहलू है ना? चौंकाने वाली बात। और फिल्म के डायरेक्टर थे विमल कुमार, जिनकी गोविंदा के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। उन्होंने गोविंदा के साथ राजा जी और ससुराल जैसी फिल्में भी बनाई थी। हाँ, सही है। तो पर्दे के पीछे एक बहुत ही मजबूत टीम काम कर रही थी। और संगीत, आनंद मिलिंद उस दौर के जादूगर थे। छोटे सरकार का म्यूजिक एल्बम जबरदस्त हिट था। बहुत हिट था। इसमें कुल 6 गाने थे। एक चुम्मा तो था ही, लेकिन कुमार सानू का गाया एक नया आसमान भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। इसके अलावा सोचो न जरा, मैं आई हूँ जहां, दिल का रोग लगा के और लड़की पटाले बाबू जैसे गाने भी थे। पूरा एल्बम एक कंप्लीट पैकेज था। आनंद मिलिंद का एक सिग्नेचर स्टाइल था। उनकी एल्बम में एक चुलबुला डांस नंबर, एक दर्द भरा गाना, एक रोमांटिक डुएट, सब कुछ होता था। और छोटे सरकार इसका परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि एक चुम्मा पर इतना विवाद हुआ, तो क्या इस विवाद का असर बाकी गानों की लोकप्रियता पर पड़ा? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ऐसा होता है कि एक विवाद पूरी एल्बम को ओवरशैडो कर लेता है। जहाँ तक मुझे याद है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विवाद तो असल में 4 साल बाद शुरू हुआ। अच्छा, हाँ। 1996 में जब फिल्म और एल्बम रिलीज हुए, तब एक चुम्मा के साथ साथ एक नया आसमान भी उतना ही पॉपुलर था। विवाद ने बाद में सिर्फ एक चुम्मा गाने को एक अलग कुख्यात पहचान दे दी। अच्छा, तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब फिल्म में एक अच्छी कहानी थी, दमदार स्टार कास्ट थी, सुपरहिट संगीत था, तो ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप क्यों हुई? अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो फिल्म का बजट था करीब 3 करोड़ रुपए और भारत में इसने कमाए 3.92 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलाकर भी 5 करोड़ तक नहीं पहुंचा। उस जमाने के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा निकालने के बाद ये एक नुकसान का सौदा था। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, फिल्म की रिलीज टाइमिंग। अच्छा, ये फिल्म की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। छोटे सरकार रिलीज हुई 22 नवंबर 1996 को। अब जरा उस महीने का कैलेंडर देखिए। इसके ठीक एक हफ्ते पहले 15 नवंबर को रिलीज हुई थी आमिर खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर राजा हिंदुस्तानी। ओहो, वो तो एक आंधी थी। बिल्कुल। और उससे भी एक हफ्ते पहले 8 नवंबर को आई थी सनी देओल की सुपर डुपर हिट घटक। मतलब ये फिल्म 2 तूफानों के बीच फंस गई थी पूरी तरह से। राजा हिंदुस्तानी तो लोग बार बार देखने जा रहे थे, घटक अपने एक्शन और डायलॉग्स के लिए हाउसफुल चल रही थी। बिल्कुल। तो इन 2 बड़ी और सफल फिल्मों ने देश के ज्यादातर सिनेमाघरों पर कब्जा कर रखा था। ऐसे में छोटे सरकार को बहुत कम स्क्रीन मिली। इसे ऐसे समझिए जैसे आज के जमाने में कोई अच्छी छोटी फिल्म अवतार और एवेंजर्स एंड गेम के बीच रिलीज हो जाए, उसे कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। जो दर्शक हफ्ते दर हफ्ते फिल्म देखते थे, उनका पैसा और ध्यान पहले ही इन 2 बड़ी फिल्मों पर खर्च हो चुका था। और मामला यहीं नहीं रुका, और भी कुछ आया था। अगले ही हफ्ते सुनील शेट्टी की रक्षक और सुष्मिता सेन की डेब्यू फिल्म दस्तक भी आ गई। छोटे सरकार को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। उस समय के क्रिटिक्स का भी यही मानना था कि अगर इस फिल्म को सिर्फ 15 दिन का भी खुला मैदान मिल जाता तो ये यकीनन बॉक्स ऑफिस पर हिट होती। बिल्कुल होती। ये एक अच्छी फिल्म थी जो बस गलत समय पर गलत जगह आ गई। लेकिन जैसा आपने कहा, टीवी ने इसे वो जिंदगी दी जो थिएटर नहीं दे पाए। सही बात है। और पर्दे के पीछे के भी कुछ मजेदार किस्से हैं, जैसे कि फिल्म का असली नाम चालाक रखा गया था। चालाक? हाँ, लेकिन मेकर्स को लगा कि ये नाम कहानी का सस्पेंस पहले ही खोल देगा, क्योंकि शिल्पा शेट्टी का किरदार बहुत चालाक दिखाया गया है। इसलिए इसे बदलकर छोटे सरकार कर दिया गया, जो गोविंदा के किरदार का नाम था। ये एक अच्छा फैसला था। इससे कहानी का सस्पेंस बना रहा और गोविंदा के काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। उस दौर में वो एक साथ 6-7 फिल्में कर रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना है। वो अक्सर सेट पर 2-3 घंटे लेट आते थे, लेकिन एक बार कैमरे के सामने आ गए तो अपना काम इतनी तेजी और परफेक्शन से करते थे कि किसी को शिकायत नहीं होती थी। कहते हैं कि कादर खान के साथ कोर्ट वाले कॉमेडी सीन के ज्यादातर डायलॉग उन्होंने सेट पर खुद ही बनाए थे। अरे वाह! यही तो उनकी खासियत थी। इम्प्रोवाइजेशन के बादशाह थे वो। और शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी जोड़ी की बात करें तो ये भी एक अजीब पहेली है। दोनों ने 5 फिल्मों में काम किया, आग, गैम्बलर, हथकड़ी, छोटे सरकार और पर्दे
परदेसी बाबू। पर अजीब बात यह है कि इनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं हुई। हाँ, ये वाकई अजीब है। दर्शकों को उनकी केमिस्ट्री पसंद थी, खासकर गानों में उनकी ऑन स्क्रीन एनर्जी कमाल की थी। हाँ, गानों में तो कमाल थी। शायद उनकी जोड़ी की वाइब कुछ ऐसी थी जो 4 मिनट के दाने में तो जादू कर देती थी, लेकिन 2.5 घंटे की कहानी में वो जादू चल नहीं पाता था। शायद। हाल ही में सोचो ना जरा गाने की शूटिंग का एक BTS क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसे लोनावाला में फिल्माया गया था। उसे देखकर समझ आता है कि 5-10 सेकंड के शॉट के लिए भी पूरी टीम कितनी मेहनत करती थी। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो छोटे सरकार एक ऐसी फिल्म थी जिसके पास सफलता का हर मसाला था। एक दिलचस्प सस्पेंस से भरी कहानी, गोविंदा कादर खान की जबरदस्त कॉमेडी, सुपरहिट संगीत और एक अच्छी स्टार कास्ट, लेकिन बॉक्स ऑफिस की क्रूर सच्चाई यानी गलत रिलीज टाइमिंग ने इसे वो सफलता नहीं दी जिसकी ये हकदार थी। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, आज ये फिल्म अपनी कहानी या संगीत से ज्यादा उस एक गाने से जुड़े 23 साल लंबे कानूनी विवाद के लिए याद की जाती है। सही बात है। ये मामला हमें कला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की बदलती संवेदनाओं के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाता है। जो बात 1996 में एक मजाकिया चुलबुला गीत लगी, वो साल 2000 में एक कानूनी मुद्दा बन गई और 2019 तक चलती रही। ये दिखाता है कि समय के साथ चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है। और ये आज के दौर के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, जहां हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया आती है, जहां आउटरेज एक कल्चर बन चुका है। अब आप ही सोचिए, अगर वैसा कोई गाना आज रिलीज होता, माफीनामे आते और शायद गाना बदल भी दिया जाता। कला पर समाज का दबाव पहले भी था और आज भी है, बस अदालतें बदल गई हैं। ये एक सोचने वाली बात है।